अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन रशिया वॉर। दोस्तों, अगर देखा जाए यूक्रेन रशिया इंटरनेशनल लेवल के जेन्युइन इश्यूज हैं। आज हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि वाई रशिया वांट टू अटैक यूक्रेन। यूक्रेन के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करना चाहता है। हम बात करेंगे कि क्या इसके इफेक्ट्स वर्ल्ड पे क्या होंगे, इनके हमसाया ममालिक पे इस लड़ाई के क्या असरात होंगे, और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस हैं या नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन से आगाह करता हूँ। रशिया का ज़्यादातर हिस्सा एशिया में है और कुछ ही हिस्सा यूरोप में है। इसी वजह से इसे सब कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर यूक्रेन के साथ मिलता है। यूक्रेन सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया। यूक्रेन का कैपिटल कीव, जिसके बॉर्डर्स पोलैंड, हंगरी एंड मोल्डाविया के साथ मिलते हैं। ये तो इसकी हो गई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे असल मुद्दे की। रशियन का प्रेसिडेंट यानी सदर व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया का सदर है, उसका क्या शौक है कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला करे। इसको समझने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो हमको समझ आएगा असली बात। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुई। इसमें मेजर पावर दो थे, अलाइड पावर और एक्सेस पावर। अलाइड पावर में चंद ही ममालिक थे, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन। और एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली और जापान। ये तो थे एक्सेस पावर। वर्ल्ड वॉर 2 में कामयाबी अलाइड पावर को मिल गई। कामयाबी अलाइड पावर को तो मिल गई, यानी यूएसए, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन को तो कामयाबी मिल गई। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, इसमें दुनिया में कुछ नए चेंजेस आए। यूके तो अपना पावर खो चुका था। अब मसला दो ममालिक का था, यूएसए और सोवियत यूनियन। और यही से कोल्ड वॉर का आगाज शुरू हुआ। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 में दो हिस्सों में यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 में दो हिस्सों में तकसीम हो गया, वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक जिसको यूएसए ने सपोर्ट किया और ईस्टर्न ब्लॉक जिस पर रशिया का दबाव। यूएसए ने वेस्टर्न ब्लॉक पर दबाव डालने के लिए एक पैकेज कायम किया 1947 में, जो मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। इस पैकेज में 13 बिलियन रकम दिए यूरोपियन कंट्रीज को, इस वजह से कि वो अपने मुल्की मयार को इस्तेकाम करे, यानी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करे। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह सोवियत यूनियन, जिसको सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था, यानी ईस्टर्न ब्लॉक जिस पर रशिया का दबाव था, इसने भी ईस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट कर। अप्रैल 1949 में यूएसए ने रशिया पर दबाव डालने के लिए नेटो कायम किया, यानी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन कायम किया, जो बाद में नेटो के नाम से मशहूर हुआ। इसमें यूरोप के 28 ममालिक और नॉर्थर्न अमेरिका के 2 ममालिक शामिल थे। नेटो का बुनियादी मकसद यही था कि कलेक्टिवली सिक्योरिटी फराहम की जाए उन ममालिक को जो नेटो का हिस्सा है। 28 ममालिक यूरोप के थे और 2 ममालिक नॉर्थर्न अमेरिका के थे। नेटो का कयाम इस वजह से हुआ कि अगर कोई ममालिक किसी कंट्री पे हमला करना चाहे तो नेटो उस ममालिक का साथ देगी। नेटो का आगाज 12 ममालिक से शुरू हुआ, जो आज के 30 ममालिक पर शामिल है। अप्रैल 1949 में जब नेटो कायम हुआ, नेटो के साथ 28 यूरोपियन ममालिक थे और 2 नॉर्थर्न अमेरिका के ममालिक थे। तो इस तरह यूक्रेन भी ये चाहता था कि वो नेटो का हिस्सा बने, लेकिन रशिया ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। दोस्तों, अगर मैं आपको 20-25 साल पीछे लेके जाऊं, यानी 1922 में जब यूएसएसआर कायम हुआ, इसका हेड सोवियत यूनियन था। तो इसमें टोटल 15 ममालिक थे, जिसमें यूक्रेन भी था, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो नाइबर कंट्रीज थे रशिया के, वो थे। रशिया ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो यूएसए की रसाई, यानी नेटो की रसाई रशिया तक हो जाएगी। 1994 में जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, इस मुआहिदे को बुदापेस्ट एग्रीमेंट कहते हैं।
इस एग्रीमेंट में यह था कि रशिया यूक्रेन की हिफाजत करेगी और इसे हर किस्म की मदद फराहम करेगी। इस मसले से नेटो के ममालिक यानी यूएसए के साथ जो 30 ममालिक थे वो बहुत परेशान हुए। यूक्रेन के बॉर्डर के साथ रशिया ने अपना फौज तैनात कर दिया था, क्योंकि नेटो को पता था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि इससे पहले 2014 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। क्रीमिया पेनिनसुला जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर रशिया ने हमला कर दिया था। दोस्तों, अगर मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया था कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस है या नहीं। यूक्रेन के साथ एटॉमिक पावर नहीं है जैसे कि रशिया के साथ है। अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे तो जो नाइबर कंट्रीज हैं जिस तरह अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, जो भी ममालिक नाइबर्स है उस पर भी एटम बम के असरात पड़ेंगे। इसलिए रशिया कभी ये गलती नहीं करेगा कि वो यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दे। और आखिरी बात, अगर हम देखें कि क्या रशिया प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में, तो सबसे पहले अगर हम लॉस की बात करें तो रशिया ने अपना तिजारती सामान यानी एक्सपोर्ट का सारा सामान बंद कर दिया है। वो किधर भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से रशिया दिन में 1 से लेकर 1.5 बिलियन डॉलर्स दिन का नुकसान कर रहा है। जो इस टाइम करंट टाइम रशिया का नुकसान हुआ है वो है 1 से लेकर 1.5 ट्रिलियन रशिया का नुकसान हुआ है। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि क्या रशिया का कितना फायदा हुआ है, दोस्तों अगर देखा जाए रशिया ने यूक्रेन का जितना इलाका फतह कर चुका है यानी कब्जा कर चुका है, उससे रशिया ने टोटल फायदा 12.4 ट्रिलियन फायदा उठाया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रशिया ने टोटल प्रॉफिट 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है। दोस्तों, जिस तरह मैंने लॉस का बताया था एक्सपोर्ट का, वो अगर जंग रुक जाए तो जो रशिया ने जो एक्सपोर्ट का माल जमा किया है, जखीरा किया है, वो इंडिया या चाइना पे भेज सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।